वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1133 आ चुका है। इस चैप्टर का टाइटल है प्रेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर रॉबिन और सोल के रियूनियन पे होने वाला है। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि इस पूरे चैप्टर का 70 से 80% रॉबिन और सोल के ऊपर ही है। लेकिन इसके अलावा हमें काइडो के पायरेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और अगर तुम्हें भी ये सब कुछ जानना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1133 चैप्टर का टाइटल है प्रेस। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, रॉबिन के अराउंड है। जैसे सोल उसको प्रेस कर रहा होता है जिंदा रहने के लिए अभी तक, और मतलब प्रेस की क्यों जरूरत पड़ती है तुम्हें चैप्टर में आगे पता चलेगा। एनीवे कवर पेज की बात करें तो हमें होल्डन देखने को मिलता है, सबसे पहला एनिमल किंगडम का पायरेट जो कि हमें देखने को मिला था, मतलब इंपॉर्टेंट पायरेट मेंबर जो हमें देखने को मिला था। ये वही बंदा है और इसने पहली बार की तरह फिर से इस बार टामा को पकड़ लिया है। मतलब काइडो के क्रू मेंबर अभी भी वानो में है, जैसा कि देख के लग ही रहा था कि सभी के सभी वानो से नहीं भागे हैं। लूफी ने सिर्फ काइडो को डिफीट किया है और वानो को फ्री किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वानो की बड़ी सी धरती पर से वो लोग गायब हो गए। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काइडो और बिग मॉम को यहाँ पे छुपा के रखा गया हो जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। एनीवे चैप्टर में आगे बढ़ते तो हमें चैप्टर में सबसे पहले 22 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ओहारा ब्लास्ट हो गया था। मतलब ओहारा के पास जो पैसेंजर शिप थी जिसको अकाइनू ने उस टाइम पर तबाह कर दिया था। तो जब ओहारा का पूरा कांड हो गया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। देखो पूरे की पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसान है, और जितना मैं अभी तक जानता हूँ सिर्फ एक ही ऐसी इंसान है जो कि पॉनिग्लिफ्स को डिकोड कर सकती है। अब उसको पकड़ना है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी भी हद तक नीचे गिर जाएगी। तो प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह से फैलाया गया कि इन सब की जिम्मेदार निको रॉबिन है। निको रॉबिन की वजह से पैसेंजर शिप तबाह हो गई और बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स वाली शिप भी तबाह हो गई, जिसकी वजह से लोग मारे गए। और सच में लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं कि वो 8 साल की बच्ची के ऊपर ऐसे क्लेम्स लगा रहे हैं। और इनफैक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको इस तरह से फैला रही है, स्पेशली CP0 वाले, कि उनके हिसाब से अगर कोई बच्चा इसकी स्टोरी के बारे में जान जाएगा तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। और भले ही ने रॉबिन को पकड़ना, लेकिन न्यूज कुछ इस तरह से कि अगर तुम्हें वो लड़की दिखे तो उससे दूर हट जाना, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना। और ये सब सुनने में कितना ये एब्सर्ड क्यों ना लग रहा हो, बट ये सारे के सारे रूमर्स सच हो जाते हैं। इवन रियल वर्ल्ड में भी अगर कोई ऐसा किसी के बारे में बताना शुरू कर देता है तो लोग अपने आप से पर्सपेक्टिव बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये लोग इसको इतना कुछ बोल रहे हैं और लिटरली अगले पैनल में हम देख रहे हैं कि जो रॉबिन है वो भी छोटी बच्ची है और वो सच में एक छोटे से डॉगी के पास बैठी हुई है। मतलब डॉगी छोटा नहीं है बट हर कोई छोटा ही बोलता है, क्यूट लगते हैं वो मुझे तो बहुत। और मेरे पास भाई सच में सेम टू सेम दिखने वाला एक डॉगी है, उसका नाम भी हमने लूफी रख दिया है। भाई यार वो देख के इतना इमोशनल और इतना मतलब होलसम सा मोमेंट लग रहा है उस पूरे पैनल का। और जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट, मैन इट पियर्सेस माय हार्ट। अब क्योंकि इसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंड्री लगाई गई है और वर्ल्ड गवर्नमेंट बस चाहती है कि किसी भी तरह से रॉबिन निपट जाए, तो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट यही मतलब दोगलों वाला काम कर रही है कि इसके ऊपर बाउंड्री इतनी बड़ी लगा दी तो लोगों के बीच में ऐसे ही फालतू बातें फैल रही है कि इसके पास अजीब सी पावर्स है, उसे पकड़ो। और कुछ लोग सो भी नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि रॉबिन अभी जिंदा है। बहुत सारे लोग बस उसको श्राप दे रहे हैं कि बस मर जाए वो, और बेसिकली उसे पूरी की पूरी दुनिया की एनिमी बताया जा रहा है। अब देखो 8 साल की बच्ची इतना कुछ सुन पा रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं भाई गारंटी दे रहा हूँ अपने इसी दुनिया में 18 साल के ऊपर बहुत सारे लौंडे और लौंडिया किसी के भी अंदर इतना गूदा नहीं होता कि इतनी नेगेटिविटी डेली बेसिस पे झेल पाए। तो भाई अब 8 साल की बच्ची अंत में क्या करती है, वो सच में सुसाइड करने के बारे में सोचती है, क्लिफ पे चढ़ जाती है और कूदने के बारे में सोचती है। लेकिन फिर उसे उसकी मम्मी की याद आती है कि उसकी मम्मी ने अपनी लाइफ इसीलिए दी थी ताकि वो जिंदा रह सके। और सुसाइड करने से जस्ट पहले उसे याद आता है कि सोल ने उसे बोला था कि अगर कभी भी चीजें हाथ से बाहर जाते हुए लगे, अगर कभी भी हार मानने का मन करे तो एक चीज याद रखना कि मैंने तुझे हंसना कैसे सिखाया था। बैकग्राउंड में सोल के हंसने की आवाज आती है। मैं सच में वो आवाज बहुत अच्छे से निकालता हूँ बट पता नहीं क्यों बहुत वियर्ड लग रहा है बोलते हुए यहाँ पे। मतलब इसका लाफ कुछ ज्यादा ही अजीब है यार। मतलब ब्लैक बियर्ड का मैं नीका का भी कर लेता हूँ, मैं व्हाइट बियर्ड का भी कर लूंगा, बट ये वाला तेरे शी बहुत अजीब लगता है अभी मुझे ये करते हुए। एंड मे बी दिस इज द रीजन कि उसने रॉबिन को इस तरह से हंसना सिखाया था। जब आप ऐसे अजीब सी चीजें करते हो तो आपका दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता, खुल जाता। तो ऐसी जिंदगी रॉबिन की चलती है। एक लाइब्रेरी में जाती है, उसे वहां से पकड़ के कोई फेंक देता है, उसके ऊपर अभी ब्लेम्स लगाया जा रहा है कि जहां जाती है वहां पे मर्डर होने लगता है। और हर कोई उसको बोल रहा है कि छोटी बच्ची की तरह दिखती है, लेकिन पास में बुला के सबका गला काट देती है। और हर कोई चाहता है कि ये बच्ची बस मर जाए, जिंदा ना रहे ज्यादा देर तक। रॉबिन रो तो रही होती है लेकिन हंसने की कोशिश करती है जिस तरह से सोल ने उसे सिखाया था। अब देखो भाई, आई थिंक रॉबिन को आए हुए 20 साल से ऊपर हो चुका है वन पीस में, और आज जाके पता चला कि उसका चाइल्डहुड इस तरह से गया था। क्योंकि ठीक है, आई थिंक इम्पेल डाउन आर्क में बताया गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया था और बहुत सारे लोग को नहीं याद होगा यार। कहाँ वो एपिसोड नंबर 300 की बात हो रही है और एपिसोड नंबर 1000 आए हुए 2 साल हो चुका है। तो यहाँ पर जो रॉबिन का पूरा चाइल्डहुड देखने को मिला, स्पेशली वो पपी वाला सीन और बाकी जो सारे सीन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन के साथ यार भाई बहुत गलत हुआ बचपन से। ऐसे ही नहीं उसके ऊपर डेविल्स चाइल्ड का बाउंटी दिया गया था, मतलब इतना ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करके उसकी बाउंटी
बताई गई थी। और इसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट कि उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी होगी तो लोग उसे हंट करेंगे। इस बंदी को पकड़ के ये लोग इम्पेल डाउन में नहीं डालना चाहते, इसे ये लोग एक्चुअली में निपटाना चाहते हैं ताकि किसी को भी ना पता चले कि आखिर पॉनिक लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। और अगर तुम ध्यान दोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, अपने इंडिया में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। वी ऑल नो द स्टोरीज ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। जिस तरह से इन टेम्पल्स को तबाह किया गया था, जिस तरह से इन्वेडर्स ने इन्हें खत्म किया था। अभी अपनी पीसफुल कम्युनिटी बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होती है, सबको पता है। तो बहुत हद तक ट्राई किया गया कि जो हमारी बुद्धिस्ट नॉलेज थी, जो हमारी हिंदुइज्म की सारी नॉलेज थी, इसको खत्म करने की। और जिस हिसाब से रिकॉर्ड्स हैं, जितने दिन तक वो आग लगी थी उस लाइब्रेरी में, तो इन्होंने बहुत सारा डेटा तबाह कर दिया था। फॉर्चुनेटली जो थोड़ा बहुत बचा है वो आज हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट आई डू गेस कि एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अब इस दुनिया में नहीं है। एंड नोबडी इज गोइंग टू एडमिट इट, दे विल जस्ट से दैट इट इज अ प्रोपेगेंडा, जस्ट लाइक हाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट डज। और ठीक है, आर्ग्यूमेंट इस चीज का बैठता है क्योंकि इस पे पहले भी मेरा एक लोगों से डिबेट हो चुका कि ओडा को ये सब क्यों ही पता होगा। मैं मानता हूँ ओडा को ये चीज ना पता हो, बट अगर ओडा ने ये चीज इमेजिन करके लिखी है देन आई हैव टू सैल्यूट हिम फॉर सच ए क्रिएटिव राइटिंग। काफी बेसिक पार्ट में डाला हुआ है ना, वो एक्चुअली में हो चुकी है इंडिया में। खैर एनीवेज, इस चीज को छोड़ देते हैं, नहीं तो कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे शायद इस चैनल से। डोंट वरी गाइस, इट्स नॉट अ सेक्युलर चैनल। तो सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं प्रेजेंट डे एल्बाफ पे, जहां पर हम एल्बाफ का पूरा पेड़ देख सकते हैं। और वहां पे अभी भी वो रेनबो दिख रहा है। उस रेनबो कॉन्सेप्ट मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया भाई। तो लोगों का यहाँ पे बकचोदी चल रहा है कि भैया एक पोर्ट है, वो भी पेड़ के ऊपर। भाई इतना बड़ा पेड़ है बेंचो, तो उसमें समुंदर भी हो तो मेरे को ज्यादा वो नहीं फील होगा भाई। मतलब तुम इस पेड़ का साइज का अगर इमेजिनेशन लोगे ना, तो इस पे जायंट्स रहते हैं और इस पे जायंट्स रह के बच्चों जैसे दिखते हैं। तो तुम सोचो ये पेड़ कितना बड़ा होगा इंसानों के लिए। और अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है तो यहाँ पे जो ये क्लाउड्स का एक सी बना हुआ है ना, इसमें एक्चुअली में वो वाली शिप भी पार्क हो सकती है जो कि जायंट्स की है। और इस शिप पे अगर लूफी की शिप रख दोगे तो मतलब खिलौने जैसे लगेगी, इतना बड़ा आइलैंड है ये। तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पहली बार इस पूरे जगह को देखते हैं और चकाचौंध में वो लोग खो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब मैं पहली बार पुणे आया था। फिर उसके बाद इन्हें ये उड़ती हुई जहाज भी दिखती है, जिसको देख के वो लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये क्लाउड्स के ऊपर फ्लोट करने वाली एक जहाज है। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, मतलब ये सब नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेगापंक भी ये चीज नोटिस करती है और बोलती है कि ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी को एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद लूफी का रियूनियन होता है स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के एक मेंबर के साथ, मतलब हायरुद्दीन के साथ, और वो उन्हें न्यू जायंट पायरेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करता है। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि रोड को बांध के रखा गया है। हायरुद्दीन लूफी को एक्नॉलेज करता है और बोलता है कि भाई तू तो एम्परर बन गया, और देख के लगा था कि तू एम्परर जरूर बनेगा एक दिन। इनफैक्ट जायंट्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे जब उन्हें पता चला था कि लूफी ने बिग मॉम को डिफीट कर दिया है। यहाँ पे वो जो जर्ड नाम की लड़की है जिसके ऊपर सांजी सिम्प कर रहा है, मतलब जायंट है जो, वो बोलती है कि लिनलिन मेरी एक टाइम पे दोस्त हुआ करती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से एल्बाफ उसे कभी माफ नहीं कर पाया। आई रियली होप कि हमें उसे कैनिबलिज्म का कंफर्मेशन जल्दी से मिल जाए कि उसने सच में बच्चे खा लिए थे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी जाके अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे सुपीरियर पायरेट्स हैं यहाँ के, एंड कैप्टन ऑफ जायंट पायरेट्स भी हैं। और यहाँ पे बस वही पार्टी वार्टी की बात हो रही है कि लूफी अब आया हुआ है तो पार्टी वार्टी तो होगा ही। और लूफी भी एक्साइटेड है, कह रहा है बेंचो मेरा भी ब्लड शुगर लेवल नीचे चला गया, जल्दी जल्दी खाना पेलते हैं। लेकिन हर किसी का यहाँ पे खाने पीने का मन नहीं है। हम देखते हैं कि रॉबिन इस समय सोल से मिलने जा रही है, और रॉबिन यहाँ पर बोलती है कि मैं अकेले भी जा सकती थी, लेकिन सारे के सारे जो उसके टीममेट्स हैं, सारे के सारे उसके जो पायरेट्स हैं, वो सब लोग उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं। खैर लगता है जिसके प्यार में सांजी इस समय पागल है वो किसी और के प्यार में पागल है, क्योंकि आई थिंक जर्ड को शायद थोड़ा बहुत क्रश है सोल के ऊपर, तो वो सोल से इन लोग को मिलाने लेकर जा रही है। लूफी भी रॉबिन से बोलता है कि देखो यार मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और उसने मेरे क्रूमेट का ख्याल रखा जब वो छोटी थी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको पर्सनली थैंक यू बोलना पड़ेगा। अब जाते जाते उसोप और जायंट पायरेट्स के बीच में भी बात होती है, जहाँ पर उसोप उनसे पूछता है कि तुम लोग जायंट होने के बाद भी पढ़ते हो। इसमें वो लोग बोलते हैं कि जो सोल है वो हमारे इस समय हिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन वो हमें दूसरी किताबें भी पढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो नई वाली लाइब्रेरी है जिसका नाम ओल्ड लाइब्रेरी है, वो एक्चुअली में एक समुद्र के किनारे पेड़ की टहनी पर है। अब पेड़ के ऊपर समुद्र कैसे आए, तो भाई कुछ टहनियां वगैरह टूट गई और ऊपर से एक वाटरफॉल गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक समुद्र टाइप का छोटा सा बन गया है। पर ये समुद्र बहुत बड़ा है भाई, इसको छोटे में मत लेना, मतलब भले देखने में एक लेक लग रहा हो, लेकिन तुम देखो एक जायंट की शिप वहां पे लैंड करने वाली है और वो भी छोटा ही लग रहा है उसके सामने। खैर लूफी यहाँ पर कूद के दौड़ने लगता है ताकि वो पहले सोल से मिले, लेकिन नामी उससे पटक के पीटने लगती है, कहती है कि भाई रुक जा, तेरे घर का जमाई नहीं है वो, रॉबिन को उससे मिलना है, तू भाई पीछे ही रहे थोड़ा। खैर रॉबिन यहाँ पर आगे जाती है, लेकिन तभी एक औरत दौड़ते हुए आती है और कहती है भाई बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, चूड़ियां तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि जो अपने सोल साहब है वो नीचे गिर गए और अब उठ नहीं पा रहे हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की सुन के गांड फट जाती है कि भैया ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मिलने जा रहे हैं, उनकी जान कैसे चली गई, 22 साल से हम लोग इस रियूनियन का वेट कर रहे हैं, ये समय नहीं है मरने का। और चॉपर यहाँ पर इंजेक्शन और कैंची लेके रेडी है उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन रॉबिन कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाके खुद उससे मिल
के आती हूँ। और अब थोड़ा सा सीन स्लो मोशन में चलता है क्योंकि रॉबिन धीरे धीरे चलते हुए सोल की तरफ जा रही है। जैसे वो सोल के पास पहुंचती है, सोल चिल्ला के उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन जैसे वो छोटी बच्ची थी वो नहीं डर रही थी और सोल कहता है लगता है तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली। तो सोल यहाँ पर वही चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था जब वो आइस में जम गया था ना, जब रॉबिन छोटी थी, तो सेम चीज वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो रॉबिन उसको कहती है कि तुम अभी भी वही अजीब तरह से हंसते हो, जिसपे वो बोलता है कि हाँ भाई मैं अभी भी अजीब हूँ, लेकिन गोदी में आ मेरी बच्ची, मैं तुझे ध्यान से देख तो लूं, और तू तो एकदम बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपने मम्मी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। जो कि सुन के रॉबिन बहुत खुश हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने उसकी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि वो बिल्कुल भी कभी हार नहीं मानेगी और ओहारा का फ्यूचर अब उसके हाथों में है। सोल उसे बोलता है कि क्या तुमने वेगापंक का ब्रॉडकास्ट सुना था रॉबिन? तो रॉबिन बोलती है मैं तो वहीं थी, फर्स्ट हैंड सुना मैंने सारा का सारा ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर वेगापंक एक इंपॉर्टेंट लाइन पर फोकस किया जाता है कि हिस्ट्री उसी ने लिखा था जो कि उस दिन वॉर जीत गया था, और इसी चीज को कोट करते हुए सोल बोलता है कि यही ओहारा की लेगेसी है। उस दिन सारा का सारा नॉलेज खत्म हो जाना चाहिए था, हर किसी को मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ओहारा की विल आज जिंदा है। वेगापंक एक ट्रू साइंटिस्ट था और वो कभी भी सही या गलत के बीच में नहीं देखता था, लेकिन फिर भी अंत में उसने डिसाइड किया कि वो जो चीज सही है उसे सबको बताएगा। ओहारा और वेगापंक ने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है एंड वो होप करता है कि जो उनके सैक्रिफाइसेस है उनकी वजह से फ्यूचर जरूर शेप में आएगा। खैर इस सब बकचोदी से रॉबिन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रॉबिन इस समय बहुत सेंटी हो गई है, उसे उसके डैडी वापस मिल गए हैं, मतलब काइंड ऑफ वो बोल सकती है कि पापा फिगर है उसके लिए। वो उसके मार्क को भी टच करके बोलती है कि क्या इस पे दर्द होता है, एंड इसी मार्क पे ध्यान देने की जरूरत है भाई, क्योंकि हम मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स को अभी खोज रहे हैं। खैर वो हंसते हुए धीरे शीशी बोलता है और कहता है कि देखो यार मेरे को मारना बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं पता था ये बात। जब मैं उस दिन समुद्र में डूब रहा था तो मेरे ऊपर का सारा आइस मेल्ट हो गया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी, और फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि तुम भी जिंदा हो। और इस चीज से वो अनॉयड है कि इतनी बुरी बुरी खबरें उसे रॉबिन के बारे में पढ़नी पड़ी। एंड रॉबिन हंसते हुए बोलती है कि डार्क चीजों को भूल जाइए, पेड़ को पकड़ के झूल जाइए, कोई फायदा नहीं है उन्हें याद करने का, अब मैं आपके पास हूँ। और जिसके बाद रॉबिन बोलती है कि मेरे को थोड़ा सा पैम्पर नहीं करोगे कि मैं इतने समय तक इतनी मुश्किल से जिंदा रही हूँ। जो कि सुन के सोल का दिल पिघल जाता है और वो पकड़ के रॉबिन को हक कर लेता है और बोलता है कि तेरी जैसी बच्ची इस पूरे दुनिया में नहीं है, इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल तो कोई भी नहीं है इस पूरे दुनिया। और वो उसको बोलता है कि 22 साल जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है एंड ही इज रियली प्राउड ऑफ रॉबिन। उसको थैंक यू बोलता है सर्वाइवर होने के लिए और वो बहुत खुश है कि वो रॉबिन से वापस से मिल पाया। रॉबिन को वो टाइम याद आता है कि जब उसे हर कोई अकेला छोड़ के चला गया था और वो बस मरना चाहती थी। उसने बोला दैट शी वांट टू डाई, और ये चीज याद आते ही रॉबिन खुद को रोक नहीं पाई और वो लिटरली रोने लगी उसके गोदी में और चिल्ला चिल्ला के रोती है कि सोल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और सोल भी वही सेम रोते हुए बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और इसको देख के उसोप, नामी, चॉपर, सांजी, इवन अपना फ्रैंकी, ये सब कोई रोने लगता है क्योंकि ये सीन बहुत इमोशनल है। पहली बार हमें कोई रियूनियन देखने को मिल रहा है वन पीस के वर्ल्ड में, और लूफी एज ऑलवेज खुश है कि ये सब कुछ हुआ और करके हंस रहा है। और लास्ट लाइन है टीयरफुल रियूनियन के साथ चैप्टर नंबर 1133 खत्म। एंड सैड न्यूज, अगले हफ्ते ब्रेक है। खैर मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। और बात करते देखो भाई चैप्टर के बारे में। चैप्टर बहुत होलसम सा था। अगर तुम्हें कभी कभी ब्रेक लेके थोड़ा सा होलसम सा सीन देखना है, मतलब जब हम वो एनिमे देखा करते थे ना लॉकडाउन में, पूरा का पूरा एक स्ट्रीक बना रहे हैं, तो ऐसे वाले यार एपिसोड्स मेरे को बड़ा अच्छा लगता था देखना कि 30 एपिसोड तक बकचोदी चल रही, लेकिन फिर थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा बढ़िया काम इन्वायरमेंट, होलसम सा सीन आ गया। ये चैप्टर उसी चीज को फुलफिल करता है। बहुत सारे लोग इस चैप्टर को पसंद कर रहे हैं, आई नो बहुत सारे लोग इस चैप्टर से उतना ज्यादा खुश नहीं क्योंकि उन्हें लोकी वगैरह वाला सीन भी देखना है, जो कि उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली मैं लोकी को थोड़ा सा दिखा के खत्म कर दिया। लूफी का उसके साथ डील हुआ बट उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लूफी इज रियली कूल अबाउट दिस क्योंकि लोकी इसको तबाह कर सकता है इस आइलैंड को, तो हर कोई जानना चाहता है कि लूफी ने उससे क्या डील पेला है। लेकिन ये वाला चैप्टर यार सच में बहुत होलसम सा था, मेरे को मजा आ गया पढ़ के। मतलब मजा नहीं इन द सेंस, मेरे को अच्छा लगा पढ़ के, दिल से अच्छा लगा कि रॉबिन को ये सब कुछ अब मतलब फाइनली उसके लिए सब कुछ सही हो गया। लेकिन एक चीज अभी भी मेरे अंदर डाउट है कि यार सोल ने उसको इतने जोर से हक किया है, कहीं वो दब के मर ना जाए। एनीवे सोल किसी को चाँप के मारेगा यानी वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सोल के ऊपर मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स का पूरा प्रूफ दिख रहा है। ये बंदा जमा भी है, ये बंदा जला भी है और इसके ऊपर एक फ्लेम का मार्क लगा भी हुआ है। तो यार ही इज ए वेरी गुड कैंडिडेट कंसिडरिंग कि इसको हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता है। तो ऑब्वियसली इसे पता होगा कि फाइनल रोड पोनिग्लिफ कहाँ है। एंड आई रियली होप कि हमें थोड़ा सा और जल्दी वन पीस के बाकी चीजों के बारे में पता चले, क्योंकि मेरे को याद है वानो के बाद हमें कोई भी पोनिग्लिफ पे क्या डिटेल लिखी हुई है हमें अभी तक नहीं पता चला है। मे बी रॉबिन अब उसको पढ़ेगी और हमें बताएगी। और अगले हफ्ते ब्रेक है तो रॉबिन के पास 2 हफ्ते हैं पूरे के पूरे पोनिग्लिफ्स को एनालाइज करने का और जो भी सोल बकचोदी बताएगा वो हमें बताने का। तो लेट्स सी हाउ दिस ब्रेक गोस। बाकी यार तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग को ये रियूनियन का सीन कैसा लगा। मेरे को तो अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिक था मेरे लिए। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो भाई फटाफट वीडियो को
लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ पर बनाते रहते हैं। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।